जीवन का रंग बदलो, जीने का ढंग बदलो। उपवास से शक्ति बढ़ती है। तप सेवा सुमिरन की इस साधना पद्धति में इनका टाइम टेबल इतना बढ़िया, अच्छा और वेल डिजाइन बनाया गया है कि जिसमें अपने आप ही बीमारियां छूटने लगती हैं, छोड़नी नहीं पड़ती। मैं अक्सर एक एग्जाम्पल देता रहता हूँ कि पुराने समय में लोग गाय को बांधते थे अपने आंगन में, तो कहते थे कि भाई गाय का अच्छा दूध मिले, हमें छाछ बनाए, घी बनाए, मक्खन बनाए, इसलिए हमने गाय को बांधा है। लेकिन साथ में सबको पता है गोबर भी देती है। गोबर के हम वो फ्यूल बनाते हैं, बर्तन जिनसे चूल्हा भी जलता है, खाना भी पकता है। किसी ने आज तक ये नहीं कहा कि वो फ्यूल बनाने के लिए, उनका बर्तन बनाने के लिए हम गाय को बांधे हैं, गोबर देना इसलिए हम गाय को बांध रहे हैं। उसी तरीके से ये साधना स्वास्थ्य प्राप्त कराती है। वो स्वास्थ्य मिलना गोबर मिलने जैसा है। स्वास्थ्य मिलना, बीमारी से मुक्ति पाना, वो गोबर मिलने जैसा है। उनके अलावा ये 10% ही फायदे हैं स्वास्थ्य प्राप्ति करना, बाकी के 90% फायदे और भी हैं। कहते हैं कि इस साधना से हमारे 5 चक्रों के ऊपर प्रभाव पड़ता है। उसमें मूलाधार चक्र, उनके ऊपर भी काम होता है, मणिपुर चक्र के ऊपर काम होता है, आज्ञा चक्र के ऊपर काम होता है। तो सारी प्रकार की चक्रास हीलिंग, चक्रा बैलेंसिंग, उनके लिए अलग अलग कोर्स दिए गए हैं। तो ये तो अपने आप में ही हो रहे हैं, नेचर ही उनको बैलेंस कर रही है। तो जितनी भी पहाड़, जब समुद्र के अंदर सीला होती है, बर्फ की सीला 10% बाहर दिखाई देती है, 90% अंदर होती है। वैसे ही इस साधना में आपको जो फायदे आगे जाकर, अगर आप सच्चे साधक बन जाते हैं तो और 90% फायदे और मिलने शुरू हो जाते हैं। जिन्होंने भी 3 महीने 6 महीने ये साधना कर ली, उन्हों को कभी भी जीवन में ये साधना छोड़ने का ख्याल ही नहीं आएगा कि इनको छोड़ के दूसरी चीजों में हम भटके या दूसरे स्वास्थ्य के पहलू के ऊपर ध्यान रखें। इनसे बेहतर न साधना पुराने समय में थी, न आज है, न आगे जाके होगी। इतनी ये सुंदर साधना है। उस साधना के हम साधक बने हैं। विशेष करके परमात्मा की कोई विशेष कृपा होगी जो इस साधना को सुनने के लिए भी हम यहाँ बैठे हैं। कुछ अच्छे कर्मों का फल, कुछ हमारे भाग्य का उदय, यही चीजें हमें इस तरफ डाइवर्ट कर सकती है, वरना पॉसिबल ही नहीं है। भाग्य और योग संयोग बनना, ये भी बहुत अपने आप में बड़ी बात है। लेकिन बीमारियों में इतने थक चुके होते हैं ना, तो हमें लगता है कि हमें ये परिणाम मिलेगा या नहीं, डाउट्स रहते हैं। तो मैं आज आपको A to Z बीमारियां जो भी हैं वो गिनवा देता हूं, अपनी वाली चुन लेना। Z से शुरू करते हैं, Z से, Z to A की तरफ जाते हैं। Z 0 फिगर करना है। बड़े मोटे हैं, तगड़े हैं, पेट फूला हुआ है, तो 0 फिगर हो जाएगा इनसे। Y, आपको भी अगर उससे कोई अगर निकलता है शब्द तो आप भी बता सकते हैं साथ में। मैंने ये निकाले हैं Z to A to Z। Y का मतलब होता है यंग फॉर एवर, सदा के लिए जवान बने रहेंगे। हम कहते हैं ये साधना से क्या मिलता है। मैं कहता हूं कि ये साधना बूढ़ों को जवान बनाती है। बूढ़ों को
उछलना, कूदना, भागना, दौड़ना, बिना लाठी के सहारे जीवन बीतता है। यंग फॉरएवर। हमारे यंग मैन बैठे हैं, क्या नाम है आपका भाई जी? महेश पटेल। आयु कितनी है आपकी? 67। 67। हम कहते हैं कि 24 या 27 भी होता है, तो हम कहते हैं 27 ईयर्स ओल्ड। इंग्लिश में ऐसा बोला जाता है, 27 साल के बूढ़े, 27 ईयर्स ओल्ड। लेकिन एनडीएस से 67 ईयर्स यंग। हमारे कंचन भाई मोदी भी हैं, जिनकी आयु लगभग 70-80। तो कितने सारे नौजवान यहाँ बैठे हैं भीष्म पितामह की तरह। अच्छी प्राकृतिक जीवन शैली अपना ली तो बीमारी है ही नहीं। तो यंग फॉरएवर रहना है तो प्रकृति की शरण में खुशी से जाओ या फिर लाचारी में जाओ। दोनों ऑप्शन है। कई बार लाचारी में फंसना पड़ता है, वरना यहाँ कौन बैठने के लिए तैयार है। तो खुशी खुशी करने से फायदा है, दुगना फायदा है। और लाचारी से करेंगे तो फायदा तो मिलेगा, लेकिन फिसलने के चांसेस रहेंगे। थोड़ा सा ठीक होने के बाद फिर मन इधर उधर बंदर की तरह उछल कूद करेगा, फिर फिसल जाते हैं। गिरना उठना न अखरता है, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। अगर गिर भी जाएं तो गुनाह नहीं है, गिरकर उठने का प्रयास न करे वो गुनाह है। तो हमेशा साधना करते करते अगर आप गिर भी चुके हैं थोड़ा, फिर से उठो, तैयार हो जाओ नई सेकंड इनिंग्स के लिए। तो हम सदा ही यंग फॉरएवर रहेंगे। मैं 35 इयर्स में मेरे वजन 98 था, लेकिन चलने की बहुत दिक्कत थी। मधुबन जाते थे तो डायमंड हॉल और डाइनिंग हॉल काफी डिस्टेंस कम है, वहां से चलकर मैं डाइनिंग हॉल तक नहीं पहुंच पाता था। पैरों में सूजन होती थी, पैर के तलवे इतने पेन करते थे, बात मत पूछो। अब 10 किलोमीटर दौड़ना भी सहज हो गया। तब मैंने कहा, मैं बाबा बाबा करता रहता था, हे बाबा ये अंतिम जन्म है, शरीर भी अंतिम है और भोगना पड़ेगा, कोई पुराने जन्म के कर्म के हिसाब किताब है, तो चलो आखिरी शरीर है, अंतिम शरीर भी वैसा ही रहेगा। ऐसा करके हम ज्ञान का मिस यूज कर रहे थे। डाइनिंग हॉल पे जाके तो थालियों पे थाली, एक थाली तो कम पड़ती थी, दूसरी थाली भी मंगवाते थे साथ साथ में। दूसरी बार अच्छी कोई चीज मिली तो तीसरी बार भी लेने में रुकते नहीं थे। तो भोजन जो है वो हम नहीं खा रहे हैं, भोजन हमें खा रहा है। कहते हैं ना कि खाना मतलब खा ना। हमारे गुजराती में एक कहावत है, भोजन भरखी जाए उपवास उगारे। उपवास उगारे અને ભોજન ભરખી જાય, માણસને ખાઈ જાય છે ભોજન જ। मनुष्य खाना नहीं खाता, एक्चुअल में खाना मनुष्य को खा रहा है। तो 3 बार का खाना मतलब तो हमारे शरीर के साथ हम जास्ती ही कर रहे हैं। 2 बार का खाना भी जास्ती हो रहा है। कम से कम खाकर ही हम ज्यादा खा सकते हैं। ज्यादा खाने वाला कम खाता है, कम खाने वाला ज्यादा खाता है, क्योंकि ज्यादा खाने वाला पहले मर जाएगा, अपना कोटा खत्म नहीं कर पाएगा। और कम खाने वाले 100 साल आराम से जीते हैं, तो ज्यादा खाने वाले से दुगना खा जाते हैं। तो अगर आपको ज्यादा खाना है तो कम खाओ, ये आदत डाल दो। कम खाओ गम खाओ, स्लोगन सुनते आए हैं। तो इस तरीके से बदलाव आध्यात्मिक जीवन में राजयोग था, मुरली थी, सब कुछ करता था, लेकिन खाने के ऊपर सादा खाना, घर का खाना, सेंटर का खाना, मधुबन का खाना, यही चलता था। लेकिन वो भी खाना खाना नहीं है,
जो हम अपने लिए बनाते हैं वो खाना खाना नहीं है, जो भगवान हमारे लिए बनाते हैं वही खाना है। हम जो बनाते हैं परमात्मा के लिए वो प्रसाद नहीं है, जो परमात्मा हमारे लिए बना रहा है वो हमारे लिए प्रसाद है। हम तो तलकर, भूनकर, मसाले डालकर, शुगर डालकर, अनाज डालकर, जो भी चीजें मेवे मिष्टान 56 भोग बना रहे हैं, एक्चुअल में वो आग पर चढ़कर अस्पताल जाने की तैयारी कर रहे हैं। पुराने समय में कहते थे पाताल लोक में चला गया है। हम अभी पाताल लोक तो नहीं है, लेकिन अस्पताल लोक में जा रहे हैं। वो भी एक प्रकार का पाताल लोक ही है। पका हुआ खा खा के खुद पक गए हैं, दूसरों को भी पका रहे हैं, फिर भी फायर क्रिएट्स फायर, फायर क्रिएट्स फायर इन योर माइंड एंड बॉडी। आग ही लगी है हमारे खाने को, तब से हमारे जीवन में आग लग गई है। अगर आग का इन्वेंशन ही नहीं होता तो लगभग मनुष्य जीव कभी भी बीमार ही नहीं होता। हमने आग का इस्तेमाल कहाँ कर लिया? भोजन पकाने में, जबकि दूसरे जीव कोई भी भोजन पकाने के आग्रही है नहीं या कैपेबल नहीं है, लेकिन वो ज्यादातर बीमार नहीं है। पशु भी चलो पकाकर उनको खाने की आदत नहीं है, लेकिन बीमार हैं। हमारे यहाँ भी एक डॉक्टर हैं, तो वो पशुओं को बीमारी आती है तो उनको ठीक कर देते हैं, लेकिन वो भी बीमारी तब आई जब पशु हमारे साथ रहने लगे, हमारा जूठा खाना खाने लगे। कुछ काफी समय पहले मैंने सुना था, बॉम्बे में कोई सेठ था, उनके कुत्ते को हार्ट अटैक आया। हाँ, तो जब से हमारा खाना कुत्ते भी खाएंगे तो उनको भी हार्ट अटैक आएगा, उनको भी लकवा मारेगा। अगर प्रकृति की गोद में रहेंगे तो कभी भी ये होने के चांसेस नहीं है। हमारा संग हुआ मतलब उनकी दुर्गति हो गई। सबसे चतुर बुद्धिमान प्राणी कौन है? मनुष्य। वो ही लाचार और बेबस बन गया। एब्यूज, अपने बुद्धि का क्या कर दिया? दुरुपयोग कर दिया पके हुए खाने में, पकवान बनाने में। और एक बात मैं अवश्य बताना चाहूंगा कि जो रसोई कम से कम समय में खाई जाए वो रसोई अच्छी है। जो किचन में जाके बनाने में जितनी भी देरी लगाती है उतना वो डिग्रेड होती है। ये अच्छी और गलत रसोई की डिफरेंस है। आप अगर गाजर घर पे लेके आ रहे हैं या फिर कुछ भी वेजिटेबल्स लेके आ रहे हैं, किचन में गए, पानी से धोया, कट किया, उसमें भी टाइम तो जा रहा है 5-10 मिनट का, तो आप उनकी वैल्यू 100 मार्क्स से 99 पर ला रहे हो, 99 पर। और उनको थोड़ा उबाल लिया और 30% 40% कम कर दिया, मसाले डाले, प्रोसेस्ड किया, 4-5 चीजें और डाल दी, हलवा बना दिया, 1 घंटा लगेगा, घुमाया घुमाया घुमाया, 1-8 घंटे घुमाते, अब ठीक है। तो जितनी देरी रसोई लगाएगी उतनी ही आपको बीमारी ज्यादा आने के चांसेस उस रसोई से हैं। ये कैलकुलेशन दिमाग में रखना है। इसीलिए रेडी टू ईट, जिनको हम बोलेंगे फास्ट फूड, जो फास्ट खा सके, सबसे ज्यादा अच्छे से अच्छा फास्ट फूड है बनाना। केला, केला कितना फास्ट है। अभी भी एक एक पकड़ा दिया जाए तो आराम से छिल कर कब खा लेंगे पता भी नहीं चलेगा। तो हमें फास्ट फूड खाना है, कोई मना नहीं है, लेकिन ऐसे फास्ट फूड चुनना है। मटर भी छील कर खा लिया, फास्ट फूड हो गया। ऐसे नेचर वाले फास्ट फूड कंज्यूम करना शुरू कर देना है, और फास्ट रिजल्ट, बीमारी से तुरंत आजादी, तुरंत मुक्ति। तो जेड में हमने देखा 0 फिगर, वाई में देखा यंग फॉर एवर, एक्स एक्सरे रिपोर्ट, सीटी स्कैन रिपोर्ट्स, एमआरआई रिपोर्ट्स से आजादी। एक्स मीन्स एक्सरे से आजादी। सारे प्रकार के जो भी रिपोर्ट्स है आपको करवाने की आवश्यकता नहीं रहेगी।
डायग्नोस और निदान जो है वो एलोपैथी में है। प्राकृतिक ईश्वरीय चिकित्सा में निदान की कोई आवश्यकता नहीं है। व्हेन यू आर फीलिंग नॉर्मल देन यू आर नॉर्मल। एक बहन आई, बोला मेरे को 200-220 शुगर रहती है, लेकिन एनडीएस करने के बाद बहुत बड़ा मजा आ रहा है। 3-4 महीने से कर रहे हैं, रात का खाना एक टाइम खा रहे हैं, एनर्जी फुल है। दवाइयां खाते खाते एनर्जी लॉस कर चुके थे, एकदम ढीले ढाले, और ज्यादा खाली होती तो शायद बीपी भी आ जाता, और खाली होती तो कोलेस्ट्रॉल भी आ जाता। तो एनर्जी बढ़ी, शुगर भले 200-190 रह रहा, कोई फर्क नहीं है। इट्स ओनली एंड ओनली नंबर। शुगर जो है आप प्राकृतिक खा रहे हैं, एनिमा से आंतों की सफाई कर दी है, तो ये नंबर सिर्फ नंबर है। व्हेन हेल्थ की डेफिनेशन है व्हेन यू आर फीलिंग नॉर्मल देन यू आर नॉर्मल। रिपोर्ट्स नॉर्मल होना मतलब सेहत मिलना जरूरी नहीं है। 2016 के नए जो भी मेडिकली रिपोर्ट्स बताए गए हैं, किसी संस्था ने प्रकाशित किए हैं, वो पब्लिक के सामने ना आ पाए किसी भी तरीके से। जो शुगर के वैल्यू हैं 120 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, 130 से ज्यादा बढ़ गई तो बॉर्डर कहेंगे, ये सारे पैरामीटर्स उनमें प्रकाशित किए गए कि 250 के आसपास भी अगर शुगर होती है तो वो शुगर के मरीज नहीं है, ये घोषित किया गया है। लेकिन वो रिपोर्ट्स भी मार्केट में नहीं आई, दब गई, क्योंकि अगर वो रिपोर्ट्स मार्केट के सामने आ जाती है तो सारे लोग आजाद हो जाते शुगर के बीमारी से। दवाइयां करोड़ों अब्जों रुपए की बिक्री बंद हो जाती। इसीलिए ये फिगर पहले तो था ही, 250 के आसपास शुगर को पेशेंट कहा नहीं जाता था, फिर ये घटाते गए और 120-30 के ऊपर लाकर रख दिया है। अब वही चीजें जो मार्केट में दवाइयां बिक रही है, वो खाते खाते रोगी एक से दूसरी से तीसरी जो बीमारियां आ रही है उनके ऊपर पूरा चेकिंग किया, तब जाके पता चला कि ये तो उल्टा हम और बर्बाद कर रहे हैं लोगों को दवाइयां खिला खिला कर, ये हालत बिगाड़ रहे हैं। तब जाके उन्होंने ये रिपोर्ट्स 2016 में निकालनी पड़ी। भाई 250 तक कोई टेंशन नहीं। हाँ, अगर आपकी 150 है और आपको पसीना छूट रहा है, कुछ और गड़बड़ है, कुछ डायग्नोज में आप फील गुड नॉर्मल फील नहीं कर रहे हैं, तो आपको अपनी सेहत पर ध्यान देना जरूरी है, सही नंबर होते हुए भी। तो जरूरी है कि आप क्या फील कर रहे हैं, शरीर को शुद्धि करो। हाँ, फिर लापरवाह भी नहीं बनना है। कई लोग मेंटल थोड़े स्ट्रांग होते हैं, तब मैं ज्यादा केयर नहीं करता, वो बीपी कितनी भी बढ़ जाए, शुगर कितनी, मैं तो अपने आप चलता रहता हूं, वो भी मूर्खता है, क्योंकि खाना तो सुधर नहीं रहा है आपका। खाने जो दवाइयां जिन्होंने इजाद की है, हिपोक्रेट्स फादर ऑफ मेडिसिन, उन्होंने कहा कि व्हेन योर डाइट इज राइट नो नीड ऑफ मेडिसिन। उन्होंने खुद ने कहा है, मेडिसिन के जनक ने। राइट डाइट मीन्स रो डाइट, नेचुरल डाइट। व्हेन योर डाइट इज राइट देन नो नीड ऑफ मेडिसिन। और आखिर में तो उन्होंने ये भी कहा है कि व्हेन योर डाइट इज रॉन्ग नो यूज ऑफ मेडिसिन। दोनों तरफ से दवाइयां लेना कोई काम की नहीं है। दवाइयां खाने से उल्टा आयु कम होती है, एक से दूसरी से तीसरी करके बीमारियों की चेन बनती है। तो दवाइयों से मुक्त होने के रास्ते ढूंढने जरूरी है। अपने आप को कंट्रोल्ड करना पड़ेगा, आपको खुद को बैलेंस करना पड़ेगा, संयमित बनना पड़ेगा। अरे मेहमान बन के गए हैं, बड़े प्यार से चाय दी है, तो मना भी नहीं कर सकते। और हम मना करेंगे तो बोला हम आपके वहां चाय पीने नहीं आएंगे, आप यहाँ तो पी लो, ऐसे टोंट लगाएंगे। तो अरे आ जाओ, हमारे घर पे भी आ जाओ, आमने सामने बैठकर जहर पिएंगे, हैं? तो ये सिलसिला शुरू है हमारे जीवन में। यहाँ इस पार्टिसिपेट में से एक भाई बता रहे थे कि चाय तो अंग्रेजों ने काफी एडवर्टाइज करके हमको गिफ्ट में दी है, मुफ्त में पिला रहे थे, अब आदी हो गए हैं। तो चाय हमारा भारतीय ड्रिंक्स भी इंडियन ड्रिंक्स नहीं है, अब नेशनल ड्रिंक बन गया है चाय। कोई कहते थोड़ी सी चाय पी ली क्या फर्क पड़ेगा। तो ऐसी छोटी छोटी आदतें ही जहाज में छेद लगा देती है और हम ठीक लंबे समय तक नहीं हो पाते, दवाई और डॉक्टर के चक्कर में लगे रहते। डॉक्टर साहब
3 महीने से दवाई खा रहा हूं, कुछ फायदा नहीं हो रहा है। डॉक्टर के ऐसे कैसे होगा, फायदा कुछ ना हो, ऐसे नहीं चलेगा। एक काम करो, कितनी दवाइयां खा रहे हो? बोला 500 की खा रहा हूं हर महीने। एक काम करो, इस बार 450 की ले जाओ, 50 का फायदा। हाँ, तो इस तरीके से हमें फायदे दे रहे हैं डॉक्टर। या फिर चेंज कर दो, आयुर्वेदिक में चले जाओ, 200 रुपए में दवाई आ जाएगी, 300 रुपए का फायदा। दवाइयों से कोई इलाज नहीं मिल रहा है। अब तो एनडीएस मिल गया है तो कोई चिंता करने की आवश्यकता है नहीं, जान लिया काफी है, करो या ना करो। डब्ल्यू मीन्स विल पावर। जिनको भी अपनी विल पावर बढ़ानी है, आत्मिक बल बढ़ाना है, सेल्फ कॉन्फिडेंस, तो आप अवश्य ही एनडीएस करो। सुबह 12 बजे तक कुछ ना खाना, कुछ ना पीना। आपको लगता है क्या फायदा होगा? एक तो नेचुरल बॉडी हीलिंग तो होगी ही होगी, लेकिन मन के ऊपर संयम घटित होगा। इनके कारण जब मन हमारे वश में आता है, मन के मालिक बन जाते हैं, तो कहते हैं मन जीते जगत जीत। इसीलिए हमारा मानसिक संतुलन सुधरता है, हमारे वहां मानसिक रोगी भी ठीक हो रहे हैं, अपना आत्मिक संतुलन प्राप्त कर लेते हैं, अच्छी नींद आना शुरू हो जाती है, सारी चीजें बनती है एक साधना की तरह करते हैं। तो आपका विल पावर अवश्य बढ़ेगा एनडीएस से। आप विल पावर की, कॉन्फिडेंस की दवाइयां मेडिकल में नहीं मिल रही है, फिजिकल मिल जाएगी कोई भी दवाइयां, लेकिन ये जो इनर सिस्टम है, इनर पावर है, उनकी तो कोई दवाइयां भी नहीं है, जो कि ये साधना मार्ग से इसमें भी बढ़िया फायदा होता है। आप फील ही करने लगेंगे विद इन 13 डेज। विल पावर बढ़ी है। मैं समुद्र की पानी से बहुत घबराता था, बहुत डर लगता था बचपन से ही, काफी बार ट्राई किया स्विमिंग की, कभी नहीं सीख पाया मैं, 2-3 बार तो डूबा भी, फिर तो मैंने पानी के सामने जाना ही बंद कर दिया था। आफ्टर 37 ईयर्स मैंने जब एनडीएस एकदम परफेक्ट हो गया, हमारे पोरबंदर में हमारे काफी सारे दोस्त, 400-500 दोस्त समुद्र किनारे एंजॉय करते, नहाते, खूब मजा करते। समुद्र में नहाना अपने आप में बहुत बड़ी एक मस्ती है। बोला आप भी आओ, थोड़ा सिखा देंगे। मैंने कहा मेरे को सीखना नहीं है, समुद्र तो छोड़ेगा नहीं। अब एनडीएस करने के बाद 10 दिन की ट्रेनिंग थी, 10 दिन की ट्रेनिंग 300 रुपए में स्विमिंग सिखा देना। मैंने कहा चलो 300 रुपए देकर अच्छे स्विमर ट्रेनर के पास सीख लेते हैं। तो लगभग पहले थियोरिकल समझाया और समुद्र में ले गए, 20 फीट गहरे समुद्र में, वहां से जंप लगाने को बोला। 12-15 लोग थे हम, अंदर से पता नहीं विल पावर इतना बड़ा था, कोई तैयार नहीं हो रहा था कि भी मैं पहला जंप लगाऊं, लेकिन मैंने ये चैलेंज एक्सेप्ट किया कि पहला जंप मैं लगाऊंगा। और आप जो भी स्विमिंग जानते हैं उनको पता है कि वो फ्लोटिंग कराते हैं, क्या बोलते हैं, ग्राइडिंग कराते हैं। तो अच्छे तरीके से मैं ग्राइंड करके 10-15 फीट आराम से स्विम कर पाया पहली छलांग में। मुझे वंडर लगा, रहे यार ये रिजल्ट कैसे आ गया। अंदर से बाई बोन तो इतना मैं विल पावर स्ट्रॉन्ग नहीं था, एनडीए से बढ़ा। तो इस तरीके से आपको अपना विल पावर अवश्य बढ़ेगा। सर्व सुखों को प्राप्त कराने वाली साधना कहा जाता है एनडीएस को, छोटी बड़ी बात नहीं है। सर्व संसार के सभी सुखों को प्राप्त कराने वाली साधना आप सीख रहे हैं यहाँ। तो डब्ल्यू मीन्स विल पावर, वी मीन्स वात, पित्त और कफ का बैलेंस होता है। इनसे आपको कुछ भी करना नहीं है, आयुर्वेदाचार्य से कोई नुस्खे लगाने की अब जरूरत नहीं पड़ेगी कि वात को बैलेंस करने के पित्त को बढ़ाओ, पित्त को बैलेंस करने के लिए कफ को बढ़ाओ। एक दूसरे को बढ़ाते रहते हैं दूसरों को बैलेंस करने के लिए। अब कुछ भी करना नहीं है। त्रिदोष नाशक ये पद्धति है जो आपको आंवला पीकर बैठे हैं ना, आंवला सुपर फूड, ग्रीन जूस में हर एक ग्लास के हिसाब से 2-3 आंवले होते हैं, तो ये आंवला ही आपके त्रिदोष नाशक बन जाते हैं। उपवास से भी त्रिदोष शमन होता है, आंवले से भी होता है। अब नया दोष हम अंदर डाल नहीं रहे हैं, तो लगभग 1, 2 या 3 महीने में आपके तीनों दोष शांत हो जाएंगे, वात, पित्त और कफ। वात से रिलेटेड 80 प्रकार की बीमारियां वात से रिलेटेड है, 80%। बाकी के लगभग पित्त और कफ जो हैं उसके 40 प्रकार की बीमारियां, किसी में 20 प्रकार की बीमारियां हैं। तो ज्यादा से ज्यादा इंसान को परेशान कर रहा है वात।
जो इनसे ठीक होता है, क्योंकि इसमें दूध और दूध से बनी चीजें खिलाई नहीं जाती, और दूसरी चीज अनाज और दालों का कोई महत्व नहीं है। इसीलिए 25 या 30 साल के बाद अगर अनाज खाते हैं तो प्रोटीन नहीं मिलेगा, गैस बनेगी, यूरिक एसिड बनेगा, इसलिए जोड़ों का दर्द, कंधों का दर्द, ये सारी चीजें दर्द लगी रहती है। ये सिर्फ और सिर्फ अनाज से दोष आ रहे हैं, और दूसरा इनसे मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट से। तो वात, पित्त और कफ, इनका समन होता है। यू मीन्स यूरिन प्रॉब्लम, रात को उठ कर 4-4, 5 बार जा रहे हैं। और बड़े मजे की बात है, कई बार तो 5 दिन की शिविरों में 5वें दिन ही लोग अनुभव सुनाते हैं कि भाई जी आज रात को मेरे को उठना नहीं पड़ा यूरिन के लिए। जो शुगर पेशेंट है कई बार 3-4 बार उठे, नींद खराब हो जाती है, सारी यूरिनरी ट्रैक ठीक हो जाएगी आपकी, करना नहीं पड़ेगा। देखो करते हैं एक, होता है सब कुछ। एनडीएस है कि एक ऐसी जादुई छड़ी है जो सबके ऊपर काम कर रही है, सिस्टम एक, काम सब में हो रहा है। पुराने समय में डॉक्टर लोग जब गांव में रहते थे ना, तो फीवर वाले को भी वही पुड़िया देंगे, कफ वाले को भी वही, एक ही टाइप की उनके पास दवाइयां होती थी, जनरल मेडिसिन, और सबको एक तरीके से पकड़ाते रहते थे। तो हमारे यहाँ भी ज्यादा तामझाम नहीं है। कोई कहता है भाई जी मुझे थोड़ा अलग से गाइडेंस दीजिए, मुझे कहा अलग जरूरत ही नहीं है आपको, यहाँ साफ साफ आप सभी के बीच में ही अब डिसीजन आपको लेना है। हाँ, मोटिवेट होने के लिए ठीक है कि भाई हमें थोड़ा बल मिल जाए करने के लिए, बाकी करना सबको एक है। जिसको ज्यादा बीमारी है उनको लॉन्ग फास्टिंग करो, फास्टिंग मैक्सिमम, ग्रीन जूस थोड़ा मैक्सिमम ले लो, पका हुआ ना लो। लेकिन आजकल के लोग वो पका हुआ है ना, एक टाइम का हम छुट्टी देते हैं ना, तो वो उनको बर्थ राइट समझ लेते हैं। पका हुआ खाना हमारा बर्थ राइट है, जन्म सिद्ध अधिकार है, और बाद में वो पका हुआ भी एक टाइम खाते रहते हैं। कोई कोई बीमारी 50% से ज्यादा बीमारी तो चली भी जाती है एक बार का पका हुआ खाते हैं तो भी, लेकिन दूसरी जो 50% है ना, उसमें हमें हीलिंग नहीं मिल रही है। इसलिए पका हुआ खाना हर हाल में गलत है। मैं उनको 2 मार्क्स भी नहीं देना चाहूंगा, पके हुए भोजन को गलत ही कर रहे हैं अपने शरीर के साथ, लेकिन आदत से मजबूर, लाचारी, जो भी कहेंगे, इनके कारण हमें खाना पड़ रहा है। सालों की आदत है, 1 साल की आदत भी छूटती नहीं है, तो 70-80 साल, 50 साल की आदत छोड़ना थोड़ा कठिन है। अपने आप को टाइम दे दो 6 महीना, साल भर का, लेकिन छूट जाता है। यहाँ बैठे हुए लोगों में से भी मैंने देखा एक भाई तो ईट फ्रूट एंड हील, सिर्फ फल खा रहे हैं और जी रहे हैं। देखो पत्तियां, कंदमूल, ये भी खाने की आवश्यकता नहीं रहती। सिंगल डाइट के साथ भी हम सरवाइव कर सकते हैं, जीवन जी सकते हैं, बीमारियों से निजात पा सकते हैं। थोड़ी कठिन साधना है, कठिन साधना है, तो ये फिर क्रम अपना बढ़ाते जाना है, कहीं तक भी लेके जा सकते हो। एक दोस्त हमारा है, पत्तियों के ऊपर जी रहा है, सिर्फ पत्तियां ही खाता है, पालक, पुदीना, धनिया। उनका किडनी फेलियर, लिवर फेलियर, सब कुछ ठीक कर लिया। तो कहीं भी हद तक आप अपने भोजन को कम कर सकते हो, धीरे धीरे क्रम अनुसार, अपने शरीर की क्षमता को देखकर। एक भाई है हिमाचल में, सिर्फ कोकोनट वाटर के ऊपर रह रहा है। एक जो नर्मदा किनारे जो कोई संत है, वो सिर्फ नर्मदा का पानी पीकर रह रहा है। कोई कोई पूरे वर्ल्ड में ऐसे ब्रिदेरियन है जो सिर्फ हवा लेकर जी रहे हैं, हवा पर जी रहे हैं। तो कितनी हद तक अपने शरीर को मोल्ड कर सकते हैं, वो शरीर की लिमिटेशंस को हम पहचान नहीं पा रहे हैं। ये तो मैजिक इंस्ट्रूमेंट है हमारा, इसीलिए इनको समझना, गहराइयों में जाना, ये अपने आप में बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। मैं तो कहूंगा हम कोई फोर्स भी नहीं करते, इतने सूक्ष्म आहार के ऊपर जल्दी से चले जाओ, नुकसान भी हो सकते हैं। शरीर और मन दोनों तैयार नहीं है और हम कंपटीशन करके कर दिया तो ये गलत बात हो जाती है। इसलिए बैलेंस डाइट रखो आप। बैलेंस डाइट में कौन कौन सा? पत्र, पुष्प, फल और जल, पत्तियां, सब्जियां, हर प्रकार के फल, कंदमूल का भी प्रयोग करना है तो कर लो, रूट्स जो भी हैं, गाजर हो या मूली हो, बीटरूट हो, आलू हो, कुछ भी रूट्स का भी इस्तेमाल करो।
अगर वहां से भी न रुके तो फिर अंकुरित मूंग ले लो। तो ये सारी चीजें अपने आप में एक बैलेंस डाइट है। जरूरत पड़े तो खजूर और अंजीर का भी इस्तेमाल कर लो। तो ये सब कुछ लेते लेते भी बीमारी से मुक्त हुआ जा सकता है। शुगर के पेशेंट भी खजूर आराम से खुशी से खा सकते हैं। उल्टा शुगर की बीमारी जाएगी खजूर खाते खाते, कोई डरने वाली बात नहीं है। अंजीर खाते खाते जाएगी। कुदरत ने जो मिठास रखी है, हम तो कहते हैं शुगर वालों को फल खाने में भी डरने की जरूरत नहीं है। हाँ जी, नहीं खाना ना, फ्रुक्टोज है, बिल्कुल जी, बिल्कुल जी, सूट नहीं होता। और वो नेचुरल फ्रुक्टोज अगर चलो नंबर भी बढ़ के आए, आपने चेक किया नंबर बढ़कर आए, लेकिन वो हार्मफुल नहीं है। और नेचुरल ही चीजें लेते रहेंगे ना तो लगभग 15 दिन, महीना अपना जो शुगर लेवल है वो रेगुलेट हो जाता है। कोई कोई 10-10 दिन के कैंप में सिर्फ फल खिलाकर शुगर के पेशेंटों को ठीक करते हैं। इस टाइप के 10 दिन का शिविर लग गया, गन्ने का जूस ही पिलाते रहते हैं और लोगों के 11वें दिन शुगर ठीक हो जाता है, इंसुलिन छूट जाता है। तो मतलब फ्रूट से कोई डरने की जरूरत, हाँ साइकोलॉजिकली हमें डर लगता है कई बार। मानो कि हमारा शुगर, जैसे ही हमने गन्ने का जूस पिया ना, तुरंत आप शुगर चेक करो 50 या 100 बढ़ेगा, तो तब जाके मरीज घबराता है, अरे शुगर स्पाइक हो गया। और साइकोलॉजिकली उनको इफेक्ट अगर आता है तो ऐसे लोग मीठे फल शुरुआत में न खाएं। छोड़ो, खाने से थोड़ी ठीक हो रहे हो आप, तो उपवास से, ग्रीन जूस से और एनिमा से ठीक हो रहे हो। एक बार अपने आप को सेट कर दो, अगर साइकोलॉजिकली वीक है तो बाद में फल जितने भी चाहे खाओ, मन मर्जी खा लो। शुगर के पेशेंटों को कोई डरने की जरूरत नहीं। आर्टिफिशियल कोई भी मीठी चीज न खाओ। मिठाई खाते खाते लोग मर जाते हैं। तो छोटी छोटी चीजों के ऊपर बहुत कॉन्शियसनेस से हमें काम करना होता है। कभी कभार प्रसाद थोड़ा ले लिया, बहनें प्रसाद देती है तो बड़े प्यार से एक्सेप्ट कर लेते हैं। अभी प्रसाद हमारे भाई जी लेके आए थे वहां से, कुछ तिरुपति से। तो प्रसाद का अनादर नहीं करना है। भगवान के जब शरण में गया है, अपिचेत सुदुराचारो, अरे दुराचारी आत्मा भी भगवान के आगे झुक जाती है तो वो पवित्र बन जाती है। तो प्रसाद जो भी हो, अच्छा हो या बुरा हो, स्वास्थ्य देने वाला हो बिगाड़ने वाला हो, उनका निरादर नहीं करना है। हाथ में ले लो, चढ़ाओ, और बहुत ऐसा लगे कि सामने की भावना को ठेस न पहुंचे तो हल्का सा एक दाना ले लो, एक दाना। लेकिन हम प्रसाद को भोजन समझकर खा रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा सत्यनारायण का प्रसाद घी वाला और 2-3 जनों का ले लेते हैं घर में, बड़े मजे से खाते हैं। प्रसाद महारोगों की फसाद। प्रसाद मतलब आज का प्रसाद महारोगों की फसाद है। इसीलिए मैंने तो कई सारे वैष्णव धर्म, सभी धर्मों में मैं जाता हूँ, मेन जो गादीपति होते हैं ना, बेचारे प्रसाद बांटते रहते हैं लेकिन खुद खड़े नहीं हो पाते। बोला शुगर है, पैरों में थोड़ा तकलीफ है, ये है, थोड़ा आप थोड़ा बताओ। मैंने कहा महाराज पहले तो ये चीजों के ऊपर आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। बोला ये हमारे डॉक्टर साहब आए हैं, उनके 2-4 जो लोग हैं सेवाधारी, वो दौड़ के जल्दी जाएंगे, अरे प्रसाद दे दो इनको। मैं ले लेता हूँ, लेकिन मैं कह के भी आता हूँ कि जब तक ठीक ना हो जाओ तब तक आपको प्रसाद नहीं खाना है। सारी चीजें रिस्ट्रिक्शन, पत्र पुष्प फल और जल, ये भगवान का प्रसाद है, वो खाना है, वो खाते रहो, ठीक हो जाओगे। तो इस प्रकार से भावनाओं को, हमारी धार्मिक मान्यताओं को छेड़छाड़ ना करके अपने आप को विवेक बुद्धि से हमें आगे चलाना पड़ेगा। कभी कभार एक्सीडेंटली महीने में 1-आध बार हल्का सा ले लिया तो कोई नुकसान भी नहीं है, इतना तो शरीर एडजस्ट कर लेता है, वो कोई बड़ी बात नहीं है। तो वात पित्त और कफ, यू मीन्स यूरिन प्रॉब्लम। अब टी मीन्स थर्ड आई ओपन हो जाती है, तीसरा नेत्र कहते हैं ना, भोलेनाथ ने तीसरा नेत्र खोला और सारा भस्म हो गया। आप सभी के तीसरे नेत्र भी खुल रहे हैं। ज्यादातर 5 दिन 3 दिन की शिविरों में मैं देखता हूं तीसरा नेत्र सभी का काम करने लगता है। क्या बुरा क्या अच्छा, सारा जीवन का पोता में लेकर जाते हैं। तो थर्ड आई अपने आप ओपन हो जाती है नेचुरल डाइट लेने से और आंतों की गंदगी दूर करने से।
है। फिर आप कितना एप्लीकेबल कर पाते हो आपके ऊपर है, लेकिन तीसरा नेत्र हमारा खुल जाता है। एस मीन्स स्पिरिचुअलिटी। अगर आपको आध्यात्मिक रियल अर्थ में बनना है तो आपको आहार की साधना को अपनाना पड़ेगा। आर मीन्स रेड ब्लड सेल्स इंप्रूव होते हैं, आरबीसी जिनको कहते हैं, जिनके आरबीसी कम हो गए हैं जो भी है, तो वो एकदम से अच्छे से बैलेंस हो जाते हैं। अब आया क्यू। क्यू मीन्स क्वालिटी ऑफ लाइफ, वे ऑफ लाइफ जो भी कहेंगे। आपकी जीवन की गुणवत्ता अवश्य सुधर जाएगी। क्वालिटी ऑफ लाइफ सारे लाइफ के हर एक पहलू के ऊपर इफेक्ट डालती है। पी, पी मीन्स वेरी गुड, पॉजिटिव भी कह सकते हैं, पॉजिटिव एटीट्यूड आता है। और यहाँ ब्रह्मा कुमारी के अकॉर्डिंग एक वर्ड्स हमने यूज किया है, पी फॉर पीसफुल माइंड, है पीस ऑफ माइंड, या फिर कहेंगे पीस ऑफ लाइफ। जीवन में शांति आती है। सुबह से पहले तो सोच में रहते थे आज नाश्ते में क्या करेंगे, 12 बजे तक शांति आ गई, कुछ झंझट ही नहीं, खाना पीना है नहीं, दिमाग खराब होना बंद हो गया, दूसरे काम देख पाएंगे, है? तो पीस ऑफ माइंड भी आता है। और हल्का फुल्का प्राकृतिक लेने से दिमाग भी शांत रहता है, एग्रेशन अपने आप ही खत्म हो जाता है। शांतम पापम कहना नहीं पड़ता, अपने आप ही शांत रहने लगते हैं। तो पीस, अगर आपको 12 बजे तक 4 बजे तक भूखा रखे ना तो और शांति आती है। अगर किसी को ऐसा लगे कि हम शांत नहीं रह पाते तो और भूखा रहो, फिर बोलने की भी फुर्सत नहीं रहती, ताकत भी नहीं रहती। कोई आप पास में बोला भाई कैसे हैं, ऐसे कर देंगे आराम से, खाया नहीं है ना तो बोलने का भी ज्यादा होश नहीं रहता। तो पीस ऑफ माइंड बहुत बड़ा होता है। लोग जब उपवास करते हैं, एक बहन ने राजकोट से, मोरबी या राजकोट से एक बहन है, उन्होंने 31 दिन निर्जला रखा। कितना? 31 डेज निर्जला उपवास। इतना शरीर को साध लिया एनडीएस करते करते। वो मैंने कहा आप बोलती नहीं हो उन दौरान कुछ? बोला बोलने का मन ही नहीं करता, क्योंकि उपवास अंदर की आवाज को सुनना हम शुरू कर देते हैं। उपवास के दौरान अंदर की जो चुप्पी है ना वो सुनना शुरू हो जाती है, भीतर चले जाते हैं उपवास से। इसलिए परमात्मा के नजदीक जाना मतलब भीतर जाना अपने आप में। निर्जला उपवास करने से जो आनंद मिलता है, आनंद की खोज होती है, तब चलता है। अरे पिकनिक करने से, घूमने से, शॉपिंग करने से जो खुशी नहीं मिल रही है वो तो अंदर पड़ी हुई थी, ढूंढ रहे थे बाहर। तो जो भी लोग अगर उपवास ज्यादा करने की आदत डालते हैं ना, वो एकदम शांत चित्त हो जाते हैं, ओम शांति का महामंत्र अपना लेते हैं, रियल में फील करने लगते हैं कि नाउ आई एम पीसफुल सोल। ये शांति घर बैठे भी आप अनुभव कर सकते हो। एक बार लंबे उपवास की भी अगर आदत पड़ जाती है और शरीर एडजस्ट है तो आप खुशी खुशी कर सकते हो और आनंद का अनुभव कर सकते हो। खाने में जो मजा है 5 मिनट 10 मिनट का, वो उपवास में इनसे हजारों गुना मजा है, हजारों गुना। मैंने फील किया है। खाने पीने की जब से झंझट छूट गई ना, तब से मौज में रहता हूँ। आसक्ति बिल्कुल ही समझो 99% खत्म हो गई, शायद 1-8% अंदर है तो पता नहीं, लेकिन ज्यादातर खाने के विषय में सोचता ही नहीं हूँ। प्रकृति दे रही है, ले लेता हूँ। पर्टिकुलर कोई चीज मिले ना मिले कोई परवाह नहीं, कोई चीज के पीछे दौड़ता भी नहीं कि ये नहीं मिला आज। कच्ची चीज में भी तो, कच्ची चीज में भी पर्टिकुलर आज नारियल पानी नहीं मिला, अरे जब मिले तो पी लो, ना मिले तो कुछ सादा पानी पी लो। इसीलिए कोई पर्टिकुलर डाइट हम सजेस्ट नहीं करते कि इतना 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 लेना ही पड़ेगा, ढूंढ ढूंढ के लेना है। माइंड पीसफुल हो जाता है। अब ओ मीन्स ऑक्सीजन लेवल इंक्रीज होता है। शरीर में जितना अच्छा ऑक्सीजन उतना ही शरीर हेल्दी कहा जाता है। तो ऑक्सीजन लास्ट सेल तक पहुंचना चाहिए। जब गंध नहीं जाएगी, शरीर में गंदा भोजन ही नहीं जाएगा, तब जाके अपने आप ही ऑक्सीजन लेवल बढ़ा रहेगा। ऐसे 16-17 प्रकार के गलत भोजन हैं, वो हम बंद करवा देते हैं। मिल्क प्रोडक्ट देख लो, या फिर नॉनवेज कहो, या फिर बेकरी प्रोडक्ट हैं, अनाज है। अनाज है अकासुर, अनाज है
अकासुर, बेकरी प्रोडक्ट है बकासुर और मिल्क प्रोडक्ट है महिषासुर। ये 3 राक्षस हैं, अकासुर, बकासुर और महिषासुर। इनको हमारे डाइट में स्थान ही नहीं है। माता ने ये तीनों राक्षसों का नाश किया था। तो हमारी अंदरूनी शक्ति भी तब जागती है जब अकासुर, बकासुर और महिषासुर को हम मार देते हैं। धीरे धीरे करके मारो, चलो थोड़ा थोड़ा हटाते तो जाओ, मात्रा तो कम करते जाओ, तो आपको परेशान करना बंद कर देंगे। इसलिए एक सुंदर स्लोगन भी हम देते हैं कि अब मिल्क नहीं पीना है, अब मिल्क नहीं पीना है, हम सबको मिलकर रहना है। मिल्क नहीं पीना है, हम सबको मिलकर रहना है। ये छोटे छोटे स्लोगन हमें एनडीएस को समझने में थोड़ी आसानी रहती कि ये चीजें गलत है। तो ऑक्सीजन लेवल बढ़ेगा और ओ से एक दूसरी चीज भी है, ओवर थिंकिंग कंट्रोल हो जाती है हमारी। ओवर थिंकिंग कंट्रोल, आज सबकी समस्याएं हैं ओवर थिंकिंग की, एक्सेस थिंकिंग की, तो वो भी सारी चीजें अपने आप में बैलेंस होती है। साइकोसोमेटिक कोई दवाइयां भी खा रहे हैं अपने थिंकिंग को स्टॉप करने के लिए, तो वो आपकी छूट जाएगी। नेचर इंप्रूवमेंट होता है हमारा। स्वभाव हमारा सुधरता है। कहते हैं ना कि इंसान अगर जैसा अपना स्वभाव वैसा अपना प्रभाव, तो हमारा स्वभाव एकदम नेचुरल हो जाता है, डाउन टू अर्थ हो जाता है, और अच्छे सरल स्वभाव वाले लोग ही सबको पसंद आते हैं। और जब सरल चीजें खाएंगे, इजी खाएंगे, तो सरल तो अपने आप ही बन जाएंगे। तो ईट नेचुरल, बी नेचुरल, सरल स्वभाव। एम माना माइंड कंट्रोल। माइंड कंट्रोल ही नहीं हो रहा है, इसलिए तो झगड़े हैं सारे। माइंड कंट्रोल में भी ये बहुत अच्छे तरीके से काम करेगा आपको। फिर है एल मतलब लॉन्ग लाइफ, लंबा जीते हैं और अच्छा जीते हैं। लंबा जीना इतना महत्वपूर्ण नहीं है, उल्टा भगवान को बोलना पड़ेगा उठा लो, लेकिन लंबा जीने से भी ज्यादा है स्वस्थ जीना। एक लॉन्ग लाइफ मिल जाती है हमें। हमारे यहाँ एक साध्वी है बहन जी, थोड़ा पोरबंदर से दूर, उन्हों के पास मैंने जब उनका यूट्यूब पे वीडियो देखा, बाल एकदम बड़े बड़े जमीन पे फैले हुए हैं, स्किन एकदम से खींच गई है, लगता था 100 के ऊपर तो है ये, और एक छोटा सा आश्रम संभाल रही थी। मैंने कहा आपकी आयु कितनी होगी? किसी यूट्यूब के जो स्पीकर हैं उसने पूछा उनको, तो बोला मेरी आयु 172 है। 13 साल से मेरी शादी हो चुकी थी, एक बच्चा भी है। अब 13 साल के बाद मैंने कभी अनाज नहीं खाया। 13 साल के बाद जब मैं 14 साल में प्रवेश की, तब से अनाज खाना बंद कर दिया और भक्ति में लग गई। और आश्रम जैसा था तो वहां हमारे गुरुदेव थे, तो वो फल और सब्जियां ही खिलाते थे, और मैं तो सिर्फ ज्यादातर फल ही खाती थी। लोग जो वहां भक्त लोग आते थे ना, वो जो फ्रूट्स लेके आते थे वो मैं ले लेती थी। आज तक मैंने कभी भी अनाज पका हुआ कुछ नहीं खाया, सिर्फ फल खाती हूँ। और आजकल तो मेरे को फल की भी जरूरत नहीं है, 2-2, 3-3 दिन में एक आध बार केला या कुछ अमरूद या एप्पल खा लिया, बाकी ऐसे ही चल रहा है। मतलब न खाने से, कम खाने से आयु बढ़ सकती है, खाने से हमारे शरीर खत्म हो रहा है। कम खाना ही उतना फायदे, फिर शरीर एडजस्ट हो गया। अचानक से कोई हठयोगी बनकर खाना बंद नहीं करना है, वरना रॉन्ग सिम्टम्स भी आ सकते हैं। दोनों तरफ से सोचना है, धीरे धीरे हैबिचुअल होते हैं इस चीजों में। तो इस हिसाब से बोल के मेरा 172 और मेरा बेटा जो है वो कुछ 142 इयर्स का है, और वो नेपाल में किसी आश्रम में है। तो आप अपनी आयु को कितना भी लंबा कर सकते हैं। इच्छा मृत्यु कहेंगे ना इनको, तो इतनी अच्छी सेहत हमें प्राप्त हो सकती है, और अंदर से शांत है, नेचुरल है, तो वियोग से, रोग से, सब चीजों से बचे रहेंगे। परमात्मा को मांगना नहीं पड़ेगा कब मुझे मर जाना है। जो लोग अनाज खाते हैं इनको 3 फायदे होते हैं। अनाज खाने वालों को 3 फायदे होते हैं। उसमें से पहला फायदा है कि उनके पीछे कुत्ते नहीं भागते।
क्योंकि लगभग ज्यादा अनाज खाने से लाठी आ जाती है, थोड़ी उम्र जाती है तो लाठी से हम कुत्ते को हटा सकते हैं, ये पहला फायदा। फिर उनके घर में कभी चोर भी नहीं आएंगे, क्योंकि रात में खांसते रहेंगे 2 बजे 3 बजे, थोड़ी खांसी की आवाज सुनकर भी चोर भाग जाते हैं। तो अनाज खाने के और भी काफी सारे, उनको बुढ़ापा भी नहीं आता, 100 साल 110 साल ऐसा उनको देखने में नहीं आता, लगभग 50-60 साल में निपटा लेते हैं अपने आप को। अनाज नहीं खाना है, अपने ऊपर नाज करना है, अनाज की मात्रा कम करो, हम तो ये प्रार्थना करते हैं। पहले शुरुआत तो कम करने से तो करनी पड़ेगी ना, कि अनाज देखा उनको कम करो, धीरे 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 करके 90 80 70 करके 0 के ऊपर ले जाओ। 4-6 महीने 1 साल भले लग जाए, इतने साल तो निकल गए, 1 साल और सही, लेकिन इनसे हम निजात पाएंगे तो बेटर से बेटर फायदे मिलेंगे। लॉन्ग लाइफ। के मीन्स किडनी क्रिएटिन बैलेंस्ड होता है, किडनी क्रिएटिन इन चीजों से बैलेंस होता है। मतलब किडनी के कोई भी 2-4 जने बताया कि तकलीफें हैं, क्रिएटिन बढ़ जाता है, उनको ये ध्यान रखना है कि कम से कम जूस पिए, 1.5 लीटर 1.25 लीटर से ज्यादा जूस भी ना पिए नेचुरल, वरना भी क्रिएटिन बढ़ सकता है। और फल सब्जियां सलाद भी ज्यादा ना खाएं, बहुत कम में गुजारा करें, तब जाके आपको फायदा मिलेगा। और बिना एनीमा के फायदा बहुत आशाएं बड़ी बड़ी रखने की जरूरत नहीं है। कोई भी बीमारी, यहाँ जो भी लोग आए हैं, अगर ज्यादा एक्सपेक्टेशन रखेंगे, एनीमा नहीं करेंगे, तो ज्यादा उम्मीद लगाकर मत बैठो। शुरुआत के 2-3 महीने आपको एनीमा अच्छे तरीके से करना ही पड़ेगा, कंपलसरी है, इट्स मस्ट एंड फर्स्ट। ठीक है, ना आए तो किसी से सीख लो मदद करने के लिए, काफी सारे वीडियोस भी रखे गए हैं, जहां चाह वहां राह। जे फॉर जंक रिड्यूस्ड, जो भी शरीर में गंद पड़ा है वो सारा जंक हमारी शरीर से निकल जाता है। आई फॉर इम्यून सिस्टम इंप्रूव, इम्यून सिस्टम को बढ़ाने के लिए अलग अलग प्रकार के हम रेडीमेड न्यूट्रिशंस लिक्विड जूस लेते हैं, मार्केट में भी मिल रहे हैं, हाई इम्यून थेरापी कर रहे हैं अलग अलग जूस पीकर भी। वो हिमाचल में आता है सी बकटन जूस, नोनी जूस, बेरी जूस, आपने सुने होंगे। ऐसे हेल्दी जूस मार्केट में मिलते हैं जो पीने से इम्यून सिस्टम बूस्ट होता है। कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, घर में किचन में गाजर बीट जो भी आ रहा है, पालक पुदीना धनिया घोलकर पीस कर मिक्सर करके पीते रहो, खाते रहो, उसमें ही इम्यून सिस्टम पूरा बूस्ट हो जाएगा। तो H फॉर हियरिंग कैपेसिटी इंप्रूव, सुनने की क्षमता बढ़ती है। ये क्यों बढ़ती है? 16 घंटे का उपवास कानों की श्रवण शक्ति को बढ़ा देगा। है? घर में एक बहू आई, बोली कि मेरी सास है ना, वह NDS करते करते हमारे झगड़े बढ़ गए। उनका अब झगड़े नहीं बढ़े, झगड़े तो खत्म होते हैं। बोला पहले बहरी थी अब सुनने लगी है। तो हम जो उसके पीछे जो कुछ भी बोलते थे ना, तो उनका कोई उसके रिस्पॉन्स नहीं था, गलत बोले तो भी सुने ही नहीं, तो कोई टेंशन ही नहीं था। अब हल्का सा भी उनके बारे में गलत बोल लिया तो फट से सुन लेती है। वो आपका प्रॉब्लम है। गोल ब्लैडर की कैपेसिटी भी कम हो गई है, तो भी उनकी एफिशिएंसी बढ़ेगी अवश्य ही पित्ताशय की। और गोल ब्लैडर में अगर स्टोन हो चुका है तो थोड़ी दिक्कत वाली बात है, लंबे समय तक ये NDS करना पड़ेगा। जाए भी न भी जाए गोल ब्लैडर से स्टोन, दोनों तरफ है रिजल्ट। किसी को गोल ब्लैडर का कैंसर हो गया है तो कई बार सारी खिड़की पूरी खराब हो गई, उधई लग गई है, अब लकड़ी बची ही नहीं है, तो फिर नई लकड़ी चेंज करनी पड़ेगी, नया जन्म लेना पड़ेगा, तब जाके ट्रांसप्लांट की आवश्यकता रहती है हर ऑर्गन की। बाकी सारे 10% 20% भी अगर ऑर्गन बचा हुआ है तो रिवर्स हो सकता है, लेकिन 99% खत्म होने के बाद रिवर्स नहीं होता। तो गोल ब्लैडर के स्टोन भी अगर हैं तो कई लोगों को निकल भी गए हैं, लेकिन कई लोग स्टोन के साथ भी अच्छा जी रहे हैं। किडनी स्टोन, गोल ब्लैडर स्टोन। हाँ जी, बरोबर। हाँ,
तो फिर कई बार रिमूव करने के बाद भी हम चलो लास्ट एंड लिस्ट ऑप्शन हमारे पास वही बचता है कि निकाल दो, तब जाके निकाल दिया तो भी अपना थोड़ा सा नेचुरल के साथ जुड़कर हम अच्छे तरीके से स्वस्थ जी सकते हैं। गलत खान पान लेके और दिक्कतें खड़ी हो सकती है। तो इस तरीके से हम अपनी लाइफ को सेट करें। टाइप 1 डायबिटीज एनडीएस करने से टोटली जैसे टाइप 2 वाले क्लियर हो जाते हैं 1 महीने में, 15 दिन में, 3 दिन में, वैसे टाइप 1 वालों को रिजल्ट नहीं मिलते। 50% लोगों को अच्छे से रिजल्ट मिल गए, 50% लोगों को इंसुलिन का जो डोज है वो लाइफ लॉन्ग कम रहता है, एनर्जी बढ़ी रहती है, चलना उठना बैठना दौड़ना फास्ट रहता है। ऐसे अभी हमारे वहां आए थे 25 साल के युवा, उनको टाइप 1 था, किडनी क्रिएटिन बढ़ा हुआ था, सारी चीजें नॉर्मल हो गई। अब टाइप 1 शुगर थोड़ा रहता है तो वहां 3-4 दिन आए तो इंसुलिन भी बंद हो गए, जो लेते थे वो बहुत मात्रा आधे से भी कम हो गई। तो ये तो इंप्रूवमेंट मिलने हैं, लेकिन हम 100% आशा टाइप 1 में नहीं रख सकते। तो जो भी एनडीएस की लिमिटेशन है वो भी ध्यान रखनी है। किडनी फेलियर है, बिल्कुल काम करना बंद कर गई है, तो हो सकता है हीमोग्लोबिन उनका नीचे गिर जाता है, पैरों में सूजन आ जाती है, चेहरा सूजन आ जाती है, काफी सारी दिक्कतें किडनी फेलियर में होती है। तो उसी पेशेंटों में 100 में से 60-70% पेशेंट रिकवर हो जाते हैं। 30% लोग काफी उनको थोड़ी नाराजगी मिलती भी है। तो इतनी हद तक हम जाएं ही क्यों कि जब जाके 20-30% हमारे लिए मौका न बचे। बाकी बीमारियों में मौके हैं ही 100%। कैंसर हो जाता है तो मैंने देखा है अपने 8 साल की प्रैक्टिस में 20-30% लोग बेचारे नाराज रहते हैं, कुछ मिला नहीं। बहुत कुछ मिला हुआ होता है लेकिन उनको तो जीवन चाहिए, लेकिन जीवन नहीं मिल पाता, दूसरा मौका जिंदगी देती नहीं है। बेटर है कि पेनलेस रहते हैं, तड़पते नहीं है, विल पावर बढ़ जाता है तो मौत से भी नहीं डरते कच्चा खाते खाते, ये फायदे होते हैं। चलो मृत्यु मंगल हो गया तो वो फायदे तो है ही, अगला जन्म भी सुधर गया, क्योंकि जो व्यक्ति साधना करते करते मौत की गोद में जाता है ना, उनका रीबर्थ भी अच्छे परिवार में आता है, ये भी फायदा है। तो हर व्यक्ति को एनडीएस तो करना ही चाहिए। अब भोजन का समय भी हो गया है और विषय भी खत्म होने वाला है। एफ मीन्स फैटी लीवर, लीवर के रिलेटेड कोई भी इश्यू है तो लिवर सोराइसिस है, लिवर कैंसर भी है, कुछ भी है, कुछ ना कुछ बेहतर परिणाम इनसे एनडीएस से मिलते हैं। आई नंबर कम हो जाते हैं, आई नंबर खत्म भी हो जाते हैं। मैं पहले 3 नंबर का चश्मा पहनता था, अब ये सिंपल प्लेन ग्लास है, कोई जरूरत नहीं पड़ती। तो आई विजन कैसा हो गया, एकदम से क्लियर हो गया, आंखों से पानी बरसना, लाल हो जाना आंखें, वो सारी समस्याएं खत्म, क्योंकि एसिड वाला अंदर नहीं जा रहा है, अम्ल नहीं बन रहा है, अल्कलाइन चीजें जा रही है, तो सारी एसिडिटी शरीर की एसिड खत्म हो जाता है, तो आई नंबर रिलीज हो जाते हैं। डी मीन्स डिप्रेशन, डिप्रेशन भी चला जाता है। सी मीन्स सेलिबेसी, ब्रह्मचर्य की पालना करनी है तो भी एनडीएस की साधना सबसे उत्तम है। कॉन्स्टिपेशन, सी मीन्स कॉन्स्टिपेशन, कॉन्स्टिपेशन भी रिमूव होता है। नेचुरली ही ब्रह्मचर्य की पालना होती है, करनी नहीं पड़ती। और बी मीन्स बोन स्ट्रॉन्ग होते हैं, हड्डियां, दूध बंद करने से हड्डियां मजबूत होना शुरू हो जाती है। हाँ, लोग आज तक हम उल्टा समझते आए कि दूध पीने से हड्डियां मजबूत होती है, खोखली होती है दूध पीने से, ऑस्टोपोराइसिस होता है दूध पीने से, तो हड्डियां मजबूत होती है। ए फॉर ओरा क्लीनिंग, हमारी ओरा कैसी बन जाती है, एकदम से क्लीन। मैं तो देखता हूँ आए हुए साधक और जाने के समय साधक की ओरा कंप्लीट चेंज हो जाती है। मैं रेकी हीलिंग का काफी प्रैक्टिस किया है मैंने, उनकी ओरा में काफी बदलाव आ जाते हैं, थिंकिंग पैटर्न चेंज हो जाती है, तो सारी चीजों में फायदे ही हैं। तो एनडीएस से शरीर रूपी इंजन में ईंधन की खपत कम आती है और गाड़ी की एवरेज बढ़ जाती है। सब चीजों का सार हम बताने जाएंगे तो गाड़ी में अब इंजन जो ईंधन की खपत कम आएगी और गाड़ी की एवरेज बढ़ जाएगी। ठीक है, आपने बहुत प्यार से सुना और बहुत, आप लोग हर बार जब भी महाराष्ट्र आते हैं तो महाराष्ट्र से लोगों से मिलने में बहुत खुशी होती है, अपनापन ही लगता है। ऐसे लग ही नहीं रहा है कि आपको थोड़ा शिविर करवा रहा हूँ, जैसे हम परिवार में बैठे हैं और बातें कर रहे हैं।
तो उस टाइप की एक फेमिलियर फीलिंग्स होती है आप लोगों के बीच में, और आप लोग इतना सम्मान देते हैं, प्यार देते हैं, इसके लिए मैं सदैव आप सभी का आभारी रहूँगा। थैंक यू वेरी मच।